हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज के एक और नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं कि उसमें वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, है ना। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वेव नंबर निकालो। बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे होगा। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस वाले टॉपिक में से आते हैं, जैसे स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आप देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं। या तो एनर्जी निकालने का, एनर्जी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमारे वेवलेंथ निकालने पे क्वेश्चन आते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी। क्योंकि ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो, तो आपको उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको इस तरीके से समझना है ना, कि बिल्कुल बेसिक से आपको हायर लेवल तक जाना है। और स्पेक्ट्रल सीरीज को समझना बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको एक न्यूमोनिक में बता दूंगा, एल बी पी बी पी एच। क्या है? एल बी पी बी पी एच। एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ एक बार। एल बी पी 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 एच। अब आप कहोगे ये क्या है? अरे इसका मतलब है लो बीपी बीपी हाई। लो बीपी बीपी हाई। अब देखो, L4 होता है हमारा लाइमेन। क्या होता है? लाइमेन। और बी से हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? बामर। अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं। पी से हो जाएगा मेरा पास्टन। और येलो से हो जाएगा ब्रैकेट। और पी से फिर से हो जाएगा पी फंड। एच से होता है हम्फी, वो यहाँ तक याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पास्चन ये सब याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी मुझे बताना था कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो देखो, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ईच ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस correspond to electron transition that end at a particular principal energy state n। तो होता क्या है ना, देखो, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से कहीं भी लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, उससे हम उसकी ट्रांजिशन का पता लगाते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, मतलब कितनी भी हायर एनर्जी स्टेट ले लो, इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी से आ रहा है n इक्वल्स टू 1 पे, तो उसको हम बोलेंगे लाइमन। उसको क्या बोलेंगे फिर? लाइमन। तो ये याद रख लो, लाइमन के लिए N1 फिक्स होता है 1। पामर के लिए होता है n इक्वल्स टू 2। और पास्चन के लिए होता है N1 इक्वल्स टू 3। तो यानी कि अगर कोई इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है, इसका मतलब वो लाइमन सीरीज है। कोई इंफिनिटी से 2 पे आ रहा है, इसका मतलब वो बामर सीरीज है। कोई इंफिनिटी से 3 पे आ रहा है तो वो पास्चन सीरीज है। और सिर्फ इंफिनिटी नहीं, अगर सपोज करो कोई 4 से 1 पे आ रहा है, आ किस पे रहा है? 1 पे, मतलब 4 से 1 पे आ रहा है तो भी वो लाइमन होगा। कोई अगर 4 से 2 पे आ रहा है तो वो बामर होगा। कोई 4 से 3 पे आ रहा है तो वो पास्चन होगा। मतलब कहाँ पे आ रहा है? हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे कहाँ आ रहा है? अगर लोअर एनर्जी स्टेट फिक्स है, सपोज करो लोअर एनर्जी स्टेट 1 है, तो इसका मतलब लाइमन सीरीज है। सपोज करो लोअर एनर्जी स्टेट 2 है, तो उसका मतलब वो बामर है। सपोज करो लोअर एनर्जी स्टेट 3 है, इसका मतलब वो पास्चन है। जल्दी बताओ देख के कि क्लियर है कि नहीं, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो, अब आपको समझ आएगी ये चीज। अब ये वाला ग्राफ देखो एक बार, 1 मिनट अच्छे से। तो देखो, यहाँ पर N1 इक्वल्स टू 1 फिक्स हो गया लाइमन, N1 इक्वल्स टू 2 फिक्स हो गया बामर, N1 3 फिक्स हो गया पास्चन, N1 4 हो गया हमारा ब्रैकेट, और N1 5 होगा पी फंड, ठीक है। उसके बाद हम फिर बाकी सारी सीरीज है। लेकिन आप ये 4 5 याद कर लो। बेसिकली क्वेश्चन ज्यादातर लाइमन, बामर और पास्चन में से आता है, जो मैंने देखा है, ठीक है। और ये याद रखो हमेशा, लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट, और बामर होता है हमारा विजिबल रीजन में। और 3 पे पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों के तीनों हमारे होते हैं इंफ्रारेड में। इसमें इंफ्रारेड में, इसमें बस इनकी थोड़ा सा ये बता दिया जाता है, जैसे कि ये पास्चन जो है नियर इंफ्रारेड होता है, और ये जो ब्रैकेट है ये फार इंफ्रारेड है, और पी फंड भी फार इंफ्रारेड है। मतलब आपको उतना ज्यादा नहीं देखना, आप बस रीजन देख लो। ये अल्ट्रावायलेट है, और ये क्या कहते हैं हमारा विजिबल है।
और ये इंफ्रारेड है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन में कौन गिर रहा है ये बताना है। हमने अभी देखा ना, विजिबल रीजन में कौन आता है, बामर आता है ना, ये तो हमें पता ही है। तो बस यही करना था। अभी मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पर विजिबल रीजन मतलब बामर, अल्ट्रावायलेट लाइमन, इंफ्रारेड मतलब पास्ट एंड ब्रैकेट रिफंड। तो इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये तो था इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। जैसे है, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल्स 2 टू n इक्वल्स 3 एंड n इक्वल्स 4 टू n इक्वल्स 6। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या पूछ दिया, n इक्वल्स 2 से 3, n इक्वल्स टू 4 से 6। देखो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, मैं बताता हूँ क्या देखना है। आपको देखना है बस लेमडा का फॉर्मूला। अब लेमडा का एक फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपको तो आता ही होगा, आप क्लास 11th में हो तो। अभी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो n1 n2 मुझे गिवन है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेमडा 1 के लिए, तो इसके लिए मेरी जो n1 है वो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। तो इसके लिए लिखेंगे 1/2² माइनस 1/3²। 1/λ2 के लिए क्या लिखेंगे, RH 1/4² माइनस 1/6²। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, जल्दी बताओ, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 माइनस 1/9। 1/4 माइनस 1/9 का मतलब 36 आ जाएगा। एलसीएम डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 9 - 4 होता है 5। चाहे तो सॉल्व करके देख लेना, 5/36 आया कि नहीं आया। ये 1/9 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 माइनस 1/9 करेंगे, 36 एलसीएम, सॉल्व करके देख लो। RH ऐसे यहाँ देखो, ये आएगा 1/16, ये आएगा 1/36। तो इसका आ जाएगा 4 और 9, 16 और 36, या डायरेक्टली ऐसे ही कर लो, बिना बिना एलसीएम लिए। 16 × 36 लिखो, और ये हो जाएगा 36 माइनस 16 यानी 20। तो ऐसे कर लो, 4 से काट दो इसको, कितना आया ये 4 से 5, तो 5/4 × 36 है। अब λ1/λ2 करना था ना, मुझे रेशियो निकालना है वेवलेंथ का। तो अब ये वाला जो सॉल्व करने की बारी आती है हमारी, एक से λ2/λ1 होगा ना, रेशियो निकालना है इसका इससे, तो λ2/λ1 होगा। हाँ, तो λ2 को हमें ऊपर रखना होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा RH 5/36 वो, और ये हो जाएगा RH 20/36 × 4। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, ये तो कट गया था ना, 5, और 5 से 5 कैंसल, 36 से 36 कैंसल, ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो λ2/λ1 आएगा 4, और λ1/λ2 आ जाएगा 1/4। तो आंसर होना चाहिए इसमें 1/4। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो हमने निकाल दिया, रेशियो हमारा आ गया 1/4। तो यहाँ पर चेक कर लो किसका आंसर है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। ये λ2/λ1 इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर इनटू करके आ जाता है इजीली, निकालना हमें λ1/λ2 था। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बामर स्पेक्ट्रम लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विद लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 536 RH सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, यानी 1/λ की बात की हो रही है। यहाँ पर देखो हमें वेव नंबर की बात की जा रही है, जो कि होता है 1/λ। और 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है, RH 1/n1² माइनस 1/n2², यही होता है। अब देखो n1 कितना है, यहाँ पर देखो बात हो रही है बामर के लिए, तो बामर के लिए देखो एक चीज फिक्स होती है, n1 होता है 2। और ये मैं आपको बता दूं, शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में हम क्या करते हैं ना,
कभी भी याद रखो, लाइमन हो, बामर हो, पास्चन हो, इन सब में जो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है वो आती है हमारी फर्स्ट सीरीज में। यानी कि अगर बामर की बात करूं तो इसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी किस पे, एन इक्वल्स 1 2 लेने पे और एन टू इक्वल्स टू 3 लेने पे, यानी फर्स्ट लाइन पे। ऐसे दिखा देता हूँ, रुको, ये याद भी रख सकते हो और मैं समझा भी सकता हूँ आपको। जैसे अगर बामर की बात की जाए तो 2 और 3 इसकी फर्स्ट सीरीज होगी ना, मतलब इसके बाद ये सीधे सीधे यहाँ से आ रहा है ना, तो अगर ये 3 से 2 पे आ रहा है तो इसकी फर्स्ट सीरीज होगी, 4 से 2 पे आ रहा है सेकंड सीरीज होगी, 5 से 2 पे आ रहा है तो थर्ड सीरीज होगी, ऐसे करते हैं ना। तो हमेशा जो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो यहाँ पर आती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी हमारी इंफिनिटी से लेके 2 पर। कहाँ पर, इंफिनिटी से 2 पर। इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट भी दिखा सकता हूँ एक। लाइमन के लिए लेते हैं, चलो सबसे इजी वाला लेते हैं, लाइमन। ठीक है, लाइमन के लिए N1 लेते हैं, वो तो फिक्स ही होता है 1। अगर मैं N2 ले लूँ इन्फिनिटी तो क्या होगा, N2 ले लूँ 2 तो क्या होगा, तो देखो निकालते हैं। 1/λ देखो, RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड केस में ये तो हो गया, यहाँ से लैम्डा आ गया मेरा, ये तो 1 हो जाएगा RH 1/RH। हाँ, 1/RH, ये घूम जाएगा ना क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्व करके RH ही होगा। अब मैं लेता हूँ N1 = 1 जो कि फिक्स होता है, और N2 ले लूँ अगर मैं 2। इसकी फर्स्ट लाइन तो 2 होगी ना, N1 1 के बाद 2 पे आएगा सीधे सीधे, तो यहाँ पर 1/λ निकालूं अगर मैं, तो ये होगा RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 4। तो 1 - 4 का मतलब क्या है, 3/4, तो ये आ जाएगा लगभग 4/3 RH, 4/3/RH, यही होगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ आ गई, क्या समझ आ गई, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो हमारी आ रही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो हमारी आ रही है वो किस पे आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपेयर अगर आप करोगे तो 1/RH ज्यादा है या फिर 4/3 RH ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ऑब्वियस सी बात है, 4/3 ज्यादा है ना। 4/3 होता है 1.33 और ये है 1। एक तरीके से अगर मैं RH को हटा दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, तो शॉर्टेस्ट किस पे आ रही है, 1 से इन्फिनिटी पे। अगर आप सेम बामर के केस में देखोगे वहां पर भी आपको 2 से इन्फिनिटी पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर हमारा N1 फिक्स होता है 2। और अगर आप पास्चन की बात करोगे तो वहां पर हमारा N1 फिक्स होता है 3। तो वैसे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये याद रखो आपकी शॉर्टेस्ट किस पे आएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी आपको हमेशा इन्फिनिटी टू 2 पे, किसके लिए, बामर में। और लाइमन में किस पे मिलेगी, लाइमन में किस पे मिलेगी जल्दी बताओ, 1 पे। डायमंड में इन्फिनिटी टू 1 पे मिलेगी। और हाईएस्ट मैक्सिमम किस पे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ हमेशा फर्स्ट लाइन पे। मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन बामर दोनों के लिए बता देता हूँ, इन वो सॉरी इन्फिनिटी कह रहा हूँ, 2 to 1 3 to 2 ये होगी लाइमन के लिए, और ये होगी बामर के लिए। तो ये आप याद करके चल लो, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगी। वैसे तो बहुत बच्चों को याद रहती है, मैंने करके भी एक्सपेरिमेंट करके इसीलिए दिखाया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पर वो बोल रहा है लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहा है, लोएस्ट वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा। लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहा है तो वेवलेंथ तो क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ की बात हो रही है और ये है 1/λ। तो यानी ये जब हम हाईएस्ट वाला लेंगे तब ये लोएस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है हाईएस्ट वेवलेंथ किस पे आती थी, तो वो आती थी फर्स्ट सीरीज में, और बामर की फर्स्ट सीरीज होती है N = 1 और N2 = 3 पे। तो बस वही कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर ये RH, जल्दी बताओ, 1/2 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 9 - 4 5/36। हो जाएगा RH इंटू 5/36 1/λ। और यही तो बताना था बस, यही पूछा था ना, 5/36 RH ही आ रहा है ना, तो सही है। इसका मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट 1 हमारी सही हो गई। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो।
स्टेटमेंट 2 में कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमम ऑफ कर्व इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो बहुत ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो। वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लेमडा मैक्स जो होता है हमारा, वो हमेशा 1/T पे डिपेंड करता है। यानी लेमडा मैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेमडा मैक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा करता रहूंगा तो ये क्या होगा? कम होता रहेगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? लेमडा कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम करने से लेमडा बढ़ रहा है, वो लेमडा कम होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये वाली बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन देख लो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। हाँ सही है। वैसे इसका एक ग्राफ भी होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि बनाने को तो कहा ही नहीं। चलो ये वाला लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट अब आता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। ये कैसे निकालेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे? तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये देख लो, यही आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डेल्टा एन निकालना है। डेल्टा एन क्या होता है? ये डिफरेंस होता है आपका हाइयर और लोअर का, हाइयर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। जैसे यहाँ पर देखो, डेल्टा एन होगा एन एच माइनस एन एल। अब ये जो एन एच होता है ये होता है हमारा हाइयर एनर्जी लेवल, और ये जो एन एल होता है ये होता है लोअर एनर्जी लेवल। तो यानी कि एन एच माइनस एन एल करूंगा, मेरा डेल्टा एन आ जाएगा। और फॉर्मूला होता है ये, इसको याद मत करो, आप ये वाला याद करो बस, डेल्टा एन प्लस वन इंटू डेल्टा एन बाय टू। हमेशा फॉर्मूला याद रखो एस एल का। एस एल मतलब स्पेक्ट्रल लाइन। ये होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाय टू। ये फॉर्मूला याद कर लो सबके सब, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन दिखाने से भी पहले मैं आपको लाइमन, बामर, पास्चन सबका याद ही करवा देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप एक बार में ही याद कर लोगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लाइमन के केस में देखो, हाइयर एनर्जी लेवल क्या हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल फिक्स होता है। क्या? क्योंकि वो कहीं से भी कहीं तक आएगा तो वन पे ही। एन वन तो इसके लिए फिक्स होता है हमेशा, क्या? वन। और वो इसका क्या होता है? एन एल होता है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल होता है। तो इसके लिए अगर मुझे डेल्टा एन निकालना हो तो डेल्टा एन होता था मेरा एन एच माइनस एन एल, जो कि हो जाएगा वन। क्यों? क्योंकि एन एल तो फिक्स है, एन एल तो फिक्स है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा एन हाइयर माइनस वन। तो जो भी मुझे हाइयर एनर्जी लेवल दिया होगा उसमें से वन माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे। बामर सीरीज में होता है एन हाइयर माइनस टू। क्यों? क्योंकि बामर में एन वन की वैल्यू टू लेते थे, पास्चन में एन वन की वैल्यू थ्री लेते थे, तो एन एच माइनस थ्री कर देंगे, है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज यही होता है ना। अब एक क्वेश्चन देखो ये वाला, what is the maximum number of emission lines when the excited electron of hydrogen atom in n equals 6 drop to ground state? अब यहाँ पर आप कहोगे सर ये ग्राउंड स्टेट क्या है? तो देखो, किसी का भी ग्राउंड स्टेट अगर गिवन नहीं है तो वो हम कितने पे मानते हैं? वो मानते हैं वन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट होता है वन पे। ठीक है, तो यानी कि मुझे एन एच गिवन है सिक्स और एन एल इनडायरेक्टली गिवन है वन। तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वो होता है एन एच माइनस एन एल, यानी कि सिक्स माइनस वन, यानी कि डेल्टा एन कितना आ गया? फाइव आ गया। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? फाइव आएगा कि नहीं? और मुझे क्या निकालनी है? एस एल निकालनी है ना, स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है इसमें। वो हो जाएगा डेल्टा एन, फॉर्मूला होता था डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। यहाँ से करो, फाइव इंटू फाइव प्लस वन बाय टू। ये हो जाएगा फाइव प्लस वन यानी सिक्स, तो फाइव इंटू सिक्स कितना होता है? थर्टी। थर्टी बाय टू, यानी कि डेट मीन्स एस एल आ गया हमारा 15। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? जल्दी से चेक करके बताओ जल्दी से, फिर हम खत्म करते हैं। तो खत्म क्या करते हैं, ये तो लास्ट क्वेश्चन ही था, ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था। और इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा 101%। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो भी आप बता सकते हो, हम जरूर ट्राई करेंगे वही करने का। अच्छा, वैसे ड्राइंग कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में बताना आपको ड्राइंग कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम कौन से कलर यूज करूं ये भी बता देना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।